नमस्कार दर्शकों, खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन काल में किसी न किसी खेल से जुड़ता है। खेल एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कि वह गंभीर से गंभीर समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता प्राप्त कर सकता है। खेल में जो है शिक्षा भारमुक्त और मनोरंजन हो जाती है। तो इसी कारण से हर क्षेत्र में आज खेल को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कि बच्चे का संपूर्ण शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। तो खेलों के इतने सारे महत्व को मद्देनजर रखते हुए आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है कराटे में ब्लैक बेल्ट सेकंड डैन निडान सेंसी मिस्टर पंचा बहादुर जी को। नमस्कार मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके दूरदर्शन चैनल को कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। ये मेरा सौभाग्य है और मेरे पूरे कराटे टीम, मेरे पूरे क्लास की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पंचा बहादुर जी, कराटे के बारे में जानने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। जी मैं बडलैंड पे रहता हूँ और वहीं पे मैं अपना कराटे क्लास चलाता हूँ। तो वहाँ पे मेरा करीबन मैं 12 साल से मैं क्लास चला रहा हूँ। तो कराटे तो मेरा बचपन का ही हॉबी था। तो मैं शुरू से मार्शल आर्ट्स का फिल्म देखता था। अच्छा। तो आपने सुना होगा द लेजेंड ऑफ ब्रूस ली, जो एक बहुत ही महारथी थे। तो मैं भी सोचता था कि उनके जैसा सीखूं, बनूं। लेकिन क्या है कि शुरू से मतलब इतना पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला था। वो टाइम हालात वैसे नहीं थे। तो आप कितने साल के थे समय आपने कराटे सीखना शुरू किया था? मैं कराटे जब मैं स्टार्ट किया वो टाइम मेरा एज 14 साल था। अच्छा। 14 ईयर से मैं स्टार्ट किया था। क्योंकि उस टाइम जब कराटे क्लास जब ओपन होता था, मैं आपको 97-98 का बात बता रहा हूँ। तो उस समय आपके गुरु कौन रहे? मेरे जो गुरु थे जो बडलैंड प्राथमिक चौक में रहते हैं, उनका नाम है बेनेडिक। अच्छा। जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो उनको ऐसा शाम को टाइम नहीं मिलता था, तो सुबह वो 3 बजे क्लास लेते थे। तो सुबह 3 बजे 3:30-4 बजे हम जाते थे उनके घर के पास में सीखने के लिए। जी। तो तभी से आपने कराटे सीखना शुरू किया। जी। तो आज आप एक कोच हो, प्रोफेशनल कोच हो। तो आज आप क्लास ले रहे हो बच्चों के। तो आपके क्लास में अभी कितने बच्चे आते हैं? मेरा 40 स्टूडेंट्स है। मेरा टोटल 40 बच्चे हैं। तो मेरा 2 बैच है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। अच्छा। और मेरा टाइमिंग है क्लास का 4 to 6 PM, 4 से 6 बजे तक चलाता हूँ। तो उसमें लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं? जी हाँ, बॉयज भी है, गर्ल्स भी है। अच्छा जी। तो पंचा जी, कराटे में आपने कौन कौन से फॉर्म्स को सीखा है और अभी बच्चों को आप कौन कौन से फॉर्म्स सिखा रहे हो? असल में जब मैं अपना स्टार्टिंग में जब मेरा लर्निंग कराटे था, तो वो टाइम में आशियारा काइकन कराटे सीखता था। अच्छा। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि प्रातरपुर चौक में जो बेनेडिक्ट सर है, तो वो सिखाते थे आशियारा, जो एक फुल कॉन्टेक्ट कराटे था। अच्छा। तो मैं ये 97-98 का बात बोल रहा हूँ मैं आपको। तो जब मैं सीखा उसके बाद में कुछ दिन बाद में क्लास बंद हो चुका था, क्योंकि वो टाइम आपका इतना कंपटीशन टूर्नामेंट वगैरह होता नहीं था। तो बहुत कम होता था कि बच्चे सीखते हैं बस। अच्छा। ऐसा कोई कंपटीशन होता नहीं था। तो 6-7 साल में एक बार बड़ा मुश्किल से होता था। तो वो टाइम तो जब उनका क्लास बंद हो गया, तो लेकिन मेरा सीखने का इच्छा बहुत ज्यादा था। अच्छा। तो फिर मैंने मिनी बेक में मनोरंजन सर है, तो उनके पास में मैंने सीखा जाके। अच्छा। वहां पे मैं ब्राउन बेल्ट लिया। उसके बाद 2010 में मुझे ब्लैक बेल्ट का मैंने टेस्ट दिया था। तो उसमें मेरा फर्स्ट डैन ब्लैक बेल्ट मुझे मिला था। तो आपने जैसे कि बताया, ये फुल कांटेक्ट कराटे और स्पोर्ट्स कराटे, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? फुल कांटेक्ट कराटे मैडम, असल में कराटे होता है सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, जी, अपना बचाव के लिए। फिजिकल फिटनेस, मेंटली फिटनेस और जरूरत पड़ने टाइम इसका हम लोग यूज कर सके। जैसा अभी आप जो आपका फुल कांटेक्ट कराटे और जो सेमी कांटेक्ट कराटे, इसमें फर्क ये होता है, फुल कांटेक्ट कराटे में जब हमारा कोई कंपटीशन होता है, जब हम कराटे में भी, जब हम अपने क्लास में बच्चों को उतारते हैं फाइट के लिए, तो उसमें फुल पावर से मारना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या है कि इंजुरीज होने का भी चांसेस ज्यादा रहता है। तो लेकिन मतलब उसमें कुछ जगह बताया जाता है कि नहीं मारना। जैसा आपका फेस है, प्राइवेट पार्ट है, इधर ऐसी जगह पे नहीं मारना है। बॉडी पे कोई भी जगह हिट कर सकता है। अच्छा। जी। तो लेकिन अभी क्या हो गया, अभी सिस्टम चेंज हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि अभी कराटे आपका स्पोर्ट्स में आ गया है। अच्छा। तो उसका वजह से टच एंड बैक, सेमी कॉन्टेक्ट, जैसा जब 2 बंदा फाइट होता है तो उनको प्रॉपर हेलमेट दिया जाता है, चेस्ट गार्ड दिया जाता है, शिन गार्ड वगैरह सब दिया जाता है। तो टच एंड बैक का मतलब क्या है, टच करो और बैक करो, मतलब फुल पावर से
हिट नहीं करना, सिर्फ हल्का सा टच करके तो पॉइंट्स आपको उसी जब में पॉइंट मिलता है। अच्छा। अगर बंदा जैसा भी आप सिर पे अगर हेड पे किक मारते हैं तो 3 पॉइंट मिलता है। अच्छा जी जी, अगर हम चेस्ट में मारते हैं तो 1 पॉइंट मिलेगा। अच्छा, तो वो हिसाब है। तो उसमें भी क्या है, कुछ सिस्टम बनाया गया है, वही जगह पे मारना पड़ता है। तो अभी आप फिलहाल कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं? मैडम मैं असल में सिखा रहा हूँ बच्चों को, फुल कॉन्टेक्ट कराटे सिखा रहा हूँ। फुल कॉन्टेक्ट जी। अच्छा। हाँ, तो अंडमान पे जैसा अगर कोई भी लोकल टूर्नामेंट होता है, ओपन स्टेट कराटे टूर्नामेंट, तो मैं सब में अपना बच्चों को उतारता हूँ, चाहे सेमी कॉन्टेक्ट हो फुल कॉन्टेक्ट हो। तो मेरा मेन मोटो यही है कि बच्चे सीखे, एक्सपीरियंस ले। तो सेमी कॉन्टेक्ट फुल कॉन्टेक्ट दोनों ही आना चाहिए बच्चों को। जी। हाँ, अगर लाइफ में बच्चा अगर कोई जगह फंस जाता है, कोई क्रिटिकल जगह फंस गया, तो वो जगह अपना आपको बचाने के लिए फुल कॉन्टेक्ट कराटे ही काम आएगा। अच्छा जी। तो लेकिन साथ साथ उसे स्पोर्ट्स जी हाँ, कराटे भी सीखना जरूरी है हाँ। ताकि वो चैंपियनशिप में आगे जाकर करे और वो मेडल सर्टिफिकेट अपना अचीव कर सके। हाँ, जी, ताकि सर्टिफिकेट्स का भी आजकल काफी वैल्यू रहता है। तो पंचा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों को कौन सी उम्र के बाद से कराटे सीख सकते हैं? जो हमारे टाइम में तो 7 साल 8 साल का एज में बच्चों को नहीं लेते थे। अच्छा। जे 97-98 का बोल रहा हूँ मैं। लेकिन अभी क्या है, फिलहाल बच्चों को 7 इयर्स 8 इयर्स के बाद में पेरेंट्स भेज देते हैं। अच्छा। कि मेरे बच्चों को भी कराटे सिखाने के लिए। तो फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको मतलब जिनका इंटरेस्ट है वो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे बच्चे 7 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं, जैसे उनका उम्र अगर 14-15 उम्र होता है, तो बड़े क्लास में जाने के बाद में पढ़ाई का भी प्रेशर हो जाता है। तो ट्यूशन वगैरह जाने से टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरे क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं जिसको इंटरेस्ट है, वो बच्चा अपना पढ़ाई भी बराबर करता है और कराटे भी बराबर करता है, वो मैनेज कर लेता है। जो मैनेज नहीं कर पाता है तो वो बहुत तरह का बहाना अच्छा बना देता है। हाँ। कि नहीं, मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, मास्टर नहीं आएगा क्लास, ऐसा। जी, क्योंकि बच्चे तो काफी तरह के होते हैं। जी, तो ये उनकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना जल्दी। अब हम जानना चाहेंगे बेल्ट के बारे में कि बेल्ट का प्रोसीजर क्या होता है? बेल्ट मैडम, जब स्टार्टिंग में बच्चा क्लास ज्वाइन करता है, स्टूडेंट्स, तो व्हाइट बेल्ट तो कंपलसरी पहनना ही होता है। अच्छा। तो हर कराटे क्लास में अलग अलग बेल्ट का कैटेगरी होता है। अच्छा। तो जिसको हम ग्रेडिंग टेस्ट बोलते हैं बेल्ट का। तो हमारा उसमें फर्स्ट बेल्ट आता है येलो बेल्ट, सेकंड ग्रीन बेल्ट आएगा, थर्ड आपका ब्लू बेल्ट फर्स्ट ग्रेड, जिसमें बेल्ट पे एक पट्टी लगेगा। अच्छा। फिर फोर्थ ब्लू बेल्ट सेकंड ग्रेड आएगा, फिफ्थ आपका ऑरेंज बेल्ट, 6th ब्राउन बेल्ट फर्स्ट ग्रेड, 7th ब्राउन बेल्ट सेकंड ग्रेड। अब उसका बाद फाइनली 8 में आता है मास्टर डिग्री ब्लैक बेल्ट। अच्छा। जी हाँ, जैसे हम स्कूल पढ़ते हैं तो हम क्लास 1 से लेकर 12 तक तो पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हमें डिग्री लेना पड़ता है, आगे कॉलेज जाते हैं। तो वही तरह ये जो ब्लैक बेल्ट है, ब्लैक बेल्ट अगर बंदा ले लिया है तो सोचिए वो कराटे में क्वालिफाई हो चुका है। हाँ, तो उसको खुद को अपना क्लास खोलने का पावर आ जाता है। मतलब एक कोच की उसको पोस्ट मिल जाती है। हाँ, प्रोफेशनल कोच की। हाँ, तो वो अथॉरिटी उनको मिल जाता है कि अपना क्लास खुद का खोल सके ब्लैक बेल्ट। हाँ, लेकिन जब ब्लैक बेल्ट के बाद सेकंड डैन थर्ड डैन, इसका प्रैक्टिस लेवल थोड़ा ऊपर होता है। तो उसमें क्या है, बहुत जन बैग हो जाते हैं। अच्छा। जी जी, जैसा अभी मैं सेकंड हैंड ब्लैक बेल्ट का टेस्ट 2023 में मैंने दिया था। अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसी का काबिल हूँ, मैं यहाँ तक ठीक हूँ। अच्छा। जी जी। तो वैसे ये डेन कहाँ तक जाता है? जी, ये डेन आपका 10 दिन तक जाएगा आपका। 10 दिन तक? जी जी। अच्छा। हाँ, अगर बच्चा बेल्ट लेता है तो वो उसका काबिल भी होना चाहिए। अच्छा। जी, क्योंकि अगर हम पढ़ाई करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर बच्चा साल भर पढ़ाई नहीं करेगा तो वो अब एग्जाम नहीं लिखेगा। तो वही मैंने बच्चों को भी बताता हूँ कि क्लास में साल भर अच्छे से प्रैक्टिस करो, तभी आप कंपटीशन अपना ग्रेडिंग टेस्ट करवा सकते हो। अच्छा जी। तो जैसे कि आपने बताया ये डेन का जो हासिल करने का तरीका होता है, तो इसका प्रोसीजर कैसे होता है? क्या करने के बाद इसे हम हासिल कर सकते हैं? जो डेन का मैडम ऐसा है, जैसा बच्चे ब्राउन बेल्ट तक लेते हैं, उसके बाद में ब्लैक बेल्ट का टेस्ट के टाइम में, तो ब्लैक बेल्ट टेस्ट का मतलब ये है, तो पहले उनको हम लोग समझाते हैं। अच्छा। कि ब्लैक बेल्ट अगर आपको चाहिए तो आपको हर एक, अब समाज में कैसा रहना है, आपको कैसा डिसिप्लिन से रहना है, किससे कैसा बात करना है, कोई भी जगह मतलब झगड़ा लड़ाई करना नहीं है, क्रिटिकल जगह पे जाना नहीं है, और हमेशा फिजिकल एक्सरसाइज में रहना चाहिए। फिटनेस बहुत जरूरी है। और ब्लैक बेल्ट का टेस्ट में उनका फाइट होता है, जिसको जापानीज में कुमिते बोलते हैं। कुमिते? जी हाँ, कुमिते मीन्स फाइट। तो उनका ब्लैक बेल्ट का टेस्ट के टाइम में उनको 2 से 3 बंदों के साथ में 1 by 1 फाइट करना होता है। अगर वो उनका स्टैमिना सब देखते हैं कि कितना स्टैमिना है,
तो वही है, मतलब फिर उनको ब्लैक बेल्ट का उनका टेस्ट होता है। फिर जैसा ब्लैक बेल्ट के टेस्ट में सिलेबस होता है काता, अच्छा, तो वो काता करना है, उनका एक्सरसाइज देखा जाता है कि कितना देरी तक एक्सरसाइज करता है, मतलब हर एक चीज उनका फिनिशिंग होना है, किक्स वगैरह, पंचेस सब एकदम फुल क्लियर होना है। और वो फाइटिंग में मतलब 2-3 फाइट करने के बाद भी उनके अंदर स्टेमिना होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये नहीं कि बैठ जाए। अच्छा। हाँ, और एक ब्लैक बेल्ट का मतलब ये है कि समाज में कैसा रहना है उसको, मतलब जो ब्लैक बेल्ट बंदा रहेगा वो हमेशा हमेशा अलर्ट रहेगा। अच्छा, जी हाँ, वो कभी भी किसी से बात करे तो कॉन्फिडेंस लेवल से बात करेगा, मतलब किसी भी फील्ड में, जी किसी भी फील्ड में, चाहे अच्छा। उसको स्कूल में पढ़ाई हाँ। हो या कोई भी जगह हो, वो हर जगह में अपना सोच समझ के बात करेगा। अच्छा। और अपना लाइफ को डिसिप्लिन लाइफ में जिएगा, मतलब सुबह बराबर टाइम पे उठना, हाँ। खाना, और मतलब ऐसी आलतू फालतू घूमना नहीं, अपना लाइफ को एकदम स्टाइल चेंज कर देंगे। अच्छा, जी जी। तो कहने का मतलब है कि ब्लैक बेल्ट मिलने के बाद आपका जो जीवन है पूरी तरह से जी। व्यवस्थित हो जाता जी है, जी। पूरी डिसिप्लिन के साथ डिसिप्लिन आप में आ रहते जाते हैं। हैं। जी। ये एक आपके लिए बहुत ही सम्मानजनक जी। बात है। जी। पंचा जी, अब जानना चाहेंगे कि आपने नेशनल लेवल में और हमारे स्टेट्स में कितने परफॉर्म किए और आपका क्या रैंक रहा उसमें? मैम, जब मैं सीखता था उतना कंपटीशन वगैरह नहीं होता था। अच्छा, 97-98 की बात है। जी, तो वो टाइम क्या था कि सीखते थे, वो टाइम हम जो बोलते हैं गुरु होते हैं ना, तो गुरु के सामने हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। अच्छा, तो वो टाइम गुरु जो बोलेंगे बस वही सुन के चलना पड़ता था। हम ये नहीं पूछते थे कि मास्टर टूर्नामेंट कब होएगा, हमारा टेस्ट कब होएगा, उतना हमारा हिम्मत नहीं होता था। अच्छा, क्योंकि हम उनका बहुत आदर करते थे, सम्मान करते थे। कराटे में सबसे बड़ा चीज है सम्मान जी, और डिसिप्लिन में रहना बहुत बड़ा चीज है। अच्छा, तो अभी मैं फिलहाल आपको जैसा मैंने बताया 12 साल से मैं सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी अंडमान में लोकल टूर्नामेंट होता है मैं उतारता हूँ बच्चों को, और मैं 3 बार अभी नेशनल जाके आ चुका हूँ, चेन्नई। अच्छा, और जनवरी 9 को मैं कोलकाता गया था 2024 में। अच्छा, जो वहाँ पे जो हावड़ा के पास पे दासनगर एरिया है, वहाँ पे कराटे महोत्सव बोल के एक टूर्नामेंट हुआ था। वहाँ से मुझे देख सकते हैं, मेरा मोमेंटो में लिखा है। अच्छा, जी जी। तो वहाँ पे मैंने बच्चों को उतारा था, वहाँ भी मेरे बच्चे अच्छा परफॉर्म करे, तो वहाँ भी मेडल लेके आए। तो टोटल कितने बच्चे गए थे और कितने मेडल्स आए आपके? जी, हमारा मेडल मैडम सबको लेकर जाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे क्लास में हर तरह के बच्चे आते हैं जी। किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, तो मिनिमम मैंने 6 से 7 बच्चों को लेके किया था। अच्छा, तो उसमें सभी ने मेडल लिया? जी हाँ, सभी ने लिया था, सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज। जी। जैसे कि आपने बताया फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, तो इस बात को लेकर मैं ये बात जानना चाहूंगी कि आपको अभी क्या लगता है यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो कितने सपोर्टिव है, कितना सपोर्ट करते हैं आपको? मैडम, पेरेंट्स तो बहुत सपोर्ट करते हैं जी जी। तो पेरेंट्स का ऐसा है कि मेरे क्लास में जो बच्चे आते हैं तो मैं उनसे फीस लेता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चे फाइनेंशियली मतलब नहीं दे सके, तो मैं बोलता हूँ कि फीस आप बाद में दो, लेकिन क्लास बराबर आओ। अच्छा, हाँ, तो जैसा अभी मैं कंपटीशन में जाता हूँ, तो जैसा मुझे 1 महीना पहले ही इनवाइट हो जाता है कि आपका फलाने जगह टूर्नामेंट है, आपको आना है, जैसा चेन्नई में। तो मुझे 1 महीना पहले मिलने से मैं पेरेंट्स को बता देता हूँ कि फलाना महीना में फलाना तारीख को टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो अगर आप अपना बच्चों को भेजना चाहते हैं तो फाइनेंशियली आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। उसमें क्या है, फ्लाइट टिकट, ट्रैवलिंग, रहने का और टूर्नामेंट का फीस सब उसी में इंक्लूड रहता है। अच्छा, हाँ, तो जैसा भी मैं चेन्नई तक जाता हूँ तो मैक्सिमम मैं 23 से 24 हज़ार लेता हूँ बच्चों से। अच्छा, हाँ, तो जो फाइनेंशियली दे सकते हैं वो देते हैं, और जैसे जो छोटे बच्चे हैं 9 ईयर्स 8 ईयर्स, तो वो पेरेंट्स बोलते हैं कि मास्टर हम अपना बच्चा को हम लेके आएंगे। अच्छा, हाँ, तो वो जैसे छोटे बच्चे उनको मन में डर रहता है कि लेके जाने चाहते, तो ठीक है, वेलकम। अच्छा जी। तो जब आप नेशनल खेलने के लिए बाहर जाते हैं तो वहाँ किसी तरह की आपको डिफिकल्टीज या कठिनाइयाँ आती हैं? कठिनाई मैडम ऐसा है, जैसा अंडमान में जो भी कंपटीशन होता है जी, वो लेवल का होता नहीं है वहाँ पे, नहीं, अंडमान पे मतलब ज्यादा हर तरह का कोई मैट नहीं है, कोई फैसिलिटी इतना नहीं मिलता है। लेकिन जब मैं नेशनल बाहर गया हूँ तो वहाँ मैंने देखा करीबन जैसा जो रिंग होता है, फाइट कोर्ट जिसे हम लोग कोर्ट बोलते हैं, हाँ। करीबन 7 से 8 कोर्ट होता है। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसा दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, महाराष्ट्र, ऐसा मतलब अलग गोवा, अलग अलग एरिया से आते हैं, कम से कम 4000-3000 स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, हाँ, तो उसमें क्या है कि हमारा जो बच्चे है, जैसा मैं अपने 5 से 6 बच्चे लेकर जाता हूँ, तो हमें करीब अपना कोड बता देते हैं कि आपका फलाना कोड में आपका मैच होएगा, तो वो बराबर मुझे सुनना पड़ता है। अच्छा, हाँ, नहीं तो क्या मैच
चले जाते हैं हाथ से। इतना सारे कोर्ट होते हैं जी वहाँ हाँ। पे? अच्छा। तो हम उसमें बता दिया जाएगा कि आपका बच्चा का मैच कोर्ट नंबर 4 में है, अच्छा। या 5 में है, 9 में है। तो वो मुझे पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जब नाम अलॉटमेंट होता है, जब नाम कॉल करते हैं तो वहां तुरंत पहुंचना पड़ता है। अच्छा। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मेरे साथ में नाम कॉल कर दिए और मैं कोर्ट पे पहुंचा नहीं। जब बाद में गया तो बोले नहीं, आपका मैच होएगा नहीं। तो उनका एक सिस्टम ऐसा है कि ये नहीं देखते कि हम अंडमान से आए कहीं से, तो जो सिस्टम है उसमें चलना पड़ता है बस। तो काफी टफ रहता है। अभी जैसे मैं कोलकाता गया था, तो सुबह 8 बजे में कंपटीशन में गया, तो रात तक 11 बजे में वहां से रिलीज हुआ हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट्स का नंबर बहुत लेट था। अच्छा। हाँ, तो अच्छा है, बैठने उठने का सारा फैसिलिटी देते हैं, खाने पीने का भी देते हैं, और मतलब अच्छा बड़ा पैमाना में होता है। और वहाँ के जो भी मतलब नेता वगैरह है, मिनिस्टर है, वो आके उद्घाटन करते हैं। अच्छा जी, मतलब सपोर्ट रहता है जी आपको? जी जी एकदम। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपके साथ टीम वर्क रहे तो कहीं ना कहीं आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। अंडमान पे मैडम काफी मास्टर्स है, बड़े बड़े मास्टर है। तो उनका क्या है कि कोई किसी से जुड़ने नहीं मांगता है। अच्छा। बात यही है। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि सब मिल के जुड़े। देखिए अभी कराटे है, चाहे कुंफू है, जूडो है, उशू है, किसी में बोलते हैं कि पंच सीधा मारो, किसी में बोलते हैं ऐसे मारो, अच्छा, किसी में बोलते हैं घुमा के मारो पंच। लेकिन क्या है कि अगर सिस्टम सिखाया जाए तो बच्चा अंडमान पे अगर कंपटीशन होएगा, अगर सारे मास्टर मिलके करेंगे तो बहुत बड़ा पैमाना में होएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये आपने सही कहा जी, कि बच्चे को भी सही रूल सीखने का मौका मिलेगा ताकि बाहर के लिए वो तैयार रहे। बराबर। तो आप जब बाहर जाते हैं तो आप किसी तरह की कोई खास तैयारी करते हैं बच्चों को तैयारी? लेकर? मैडम बच्चों को जो कंपटीशन में जो मैच के लिए यूज होता है, जो फाइटिंग स्किल होता है, काता होता है, वो उसका पहले से मेन्यू मुझे मिल जाता है। अच्छा। तो वो चीज को मैं बच्चों को पहले से रेडी कराता हूँ। अच्छा। हर दिन वही प्रैक्टिस देता हूँ, वो बच्चों का अलग से ट्रेनिंग होता है। पंचा जी, अब ये जानना चाहूंगी कि आज की डेट में कहते हैं ना, लड़कियों के लिए भी कराटे सीखना काफी जरूरी है। एक कोच होने के नाते आपको क्या लगता है लड़कियों के लिए कितना जरूरी है? गर्ल्स मैडम, गर्ल्स को सीखना बहुत जरूरी है जी, कराटे। तो ऐसे तो गर्ल्स काफी खेल में जाते हैं, लेकिन अगर अपना प्रोटेक्शन करना है, अपना आपको बचाना है, तो उसके लिए कराटे सीखना बहुत जरूरी है। तो चाहे आप कराटे सीखो, चाहे कुंफू सीखो, चाहे बॉक्सिंग सीखो, लेकिन सीखना जरूरी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अपना बचाव कर सके। क्योंकि अभी समाज में हर तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग भी होते हैं, नेगेटिव लोग भी होते हैं। तो हमें जैसा अभी हम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, कुछ दिन बाद में हमें टाइम नहीं मिलता है, तो बच्चे ऑटो में जाते हैं या उनको गाड़ी हायर करते हैं, तो हर टाइम हम उनके साथ नहीं रहेंगे। तो अपना कम से कम बचाव करना चाहिए, इतना तो करना चाहिए कि अपना खुद को बचा सके। तो गर्ल्स को सीखना बहुत जरूरी है कराटे आज के टाइम पे। तो क्या कराटे में भी लड़के और लड़कियों के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशन है? क्योंकि लड़कियां थोड़ी सी इमोशनल सेंसिटिव होती है। मैडम, कराटे का जो नियम है, जो रूल्स है जी, वो गर्ल्स बॉयज सबके लिए सेम होता है। अच्छा जी, एकदम। जैसा अभी हम जो गाइड बॉयज को करते हैं तो वो गर्ल्स को भी सेम करते हैं। अच्छा। तो उनको ऑटोमेटिक हम वो कठोर बना देते हैं, उनके अंदर में वो क्वालिटी ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है। हाँ, मतलब बोलते हैं ना कि अभी वो गर्ल्स है, लेकिन जब वो कराटे सीखता है तो उसके अंदर पे मतलब वो एक कराटे स्टूडेंट्स का क्वालिटी ऑटोमेटिक आ जाता है। अच्छा जी, तो वो कठोर ऑटोमेटिक उनका शरीर हो जाता है, उनका माइंड भी वैसा हो जाता है, जब जरूरत पड़ने टाइम में अपने आप को बचा सके। अच्छा, तो एक कोच होने के नाते आप 12-13 साल से कोच का काम कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है एक प्रोफेशनल कोच के अंदर कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए? प्रोफेशनल कोच के अंदर मैडम खूबी बोलने से सबसे पहले उनके अंदर एक धैर्य होना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। स्टूडेंट्स के साथ में कैसा डील करे, पेरेंट्स के साथ में कैसा डील करे, तो हर जन के साथ में डील करना चाहिए। और सिखाने का मतलब हर एक बच्चा के ऊपर में ध्यान बराबर रखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि क्लास में क्या होता है मैडम, हर तरह के बच्चे आते हैं। कुछ बच्चों को गॉड गिफ्ट होता है जो जल्दी कैच करते हैं, आप जानते होंगे जैसे, लेकिन कुछ बच्चे क्या है थोड़ा लेट से कवर करते हैं, जैसे हमारा 5 उंगली एक बराबर नहीं है। तो हर तरह के बच्चे आते हैं इसमें। तो हमें देखना है कि ये बच्चा अगर फाइटिंग स्किल में इतना नहीं है तो इनको काता में कराया जाए, फाइटिंग बोल से कुबीते। तो कुछ ना कुछ उसको इवेंट करवाना चाहिए। अभी जैसे मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, हर तरह का सोच लेके आते हैं। जैसे अभी हाल ही में मेरा परसों दिन मेरे क्लास में एक बच्चा पेरेंट्स आई, कार्बी स्कूल में उनका बेटी पढ़ती है, कि मेरा बच्चा हेल्थ है,
थोड़ा हेल्दी है। अच्छा, ओवरवेट है तो उनका थोड़ा वेट कम करना है। तो हम बोले हो जाएगा, क्यों नहीं, पहले उनका वेट लॉस के ऊपर में काम करेंगे, फिर उसके बाद में जब वेट लॉस हुआ तो ऑटोमेटिक वो कराटे सीख जाएगी। पर्टिकुलर एक एक बच्चे के ऊपर कोच का काम है कि ध्यान रखे और उनकी खूबियों को जाने कि वो कौन से स्टाइल में अच्छा है। तो क्योंकि अभी हम अपना स्टाइल उनके ऊपर नहीं थोप सकते, तो उनको देखना पड़ता है कि उनके अंदर में क्या क्वालिटी है। जैसा अभी कराटे में हमारा बहुत तरह का स्टंट होता है, बहुत तरह का ऐड होता है। अच्छा। जैसे फायर रिंग होता है, 3-4 रिंग के अंदर से जंप मारना, तो बहुत तरह का होता है। तो अभी जैसा डाइव बोलते हैं हम, तो उसमें बहुत बच्चे डाइव नहीं कर पाते, तो उनको हम लोग अलग सिस्टम में लेके जाते हैं। अच्छा जी, उनका बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उनको करवाते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स का क्या फीडबैक रहता है आपको? पेरेंट्स का तो मैडम ऐसा है कि सपोर्ट करते हैं पूरा, और मतलब उनको हम ये बोलने का मौका ही नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चा जब क्लास करता है, घर जाता है तो करके दिखाता है। अच्छा। कि आज मास्टर ने मुझे ये सिखाया है, ये एक्सरसाइज करवाया है, ये पंचेस कराया है। वो खुद इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। जी, वो इम्प्रूवमेंट देखते हैं। अच्छा। हाँ, अगर उनको कुछ डाउट है तो मैं उनको सीधा जब मेरे पास कोई नया एडमिशन होता है तो मैं पेरेंट्स को पहले ही बोल देता हूँ कि आपका बच्चा 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, उसके बाद में इम्प्रूवमेंट नहीं है कोई चीज में, तो आप मुझसे पूछिए। ये आपका हक है। अच्छा। पूछने का राइट है कि मेरा बच्चा अभी तक ये एक्सेस क्लियर क्यों नहीं हुआ, अभी ये बाकी बच्चे कंपटीशन उतर रहे हैं, मेरा बच्चा क्यों नहीं उतर रहा है, तो ये आपको पूछने का राइट है, आप पूछ सकते हो। तो फिर मैं बताऊंगा कि आपके बच्चे को मैं क्या सिस्टम में लेके जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब दोनों के बीच में कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, एक कोच और एक पेरेंट्स के बीच में। जैसे कि आपने बताया डिसिप्लिन। पंचा जी, हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन शैली में कैसी आपकी दिनचर्या होती है, आपका कैसे डिसिप्लिन की तरफ आप आगे और बढ़ते हैं? आज भी आप क्या उतना ही प्रैक्टिस करते हैं? जी मैम, प्रैक्टिस ऐसा है, जैसा अभी मेरा एज 42 है जी, तो प्रैक्टिस तो मेरा आज भी जारी है, मैं करता हूँ जी। जैसा अभी मैं पहले जब 16 साल 15 साल का था, 20-22 का, तो वो टाइम हमारा जो किक है उसका स्पीड बहुत ज्यादा रहता था। तो अभी क्या है, बच्चों को सिखा रहा हूँ तो समय थोड़ा कमती मिलता है, तो लेकिन तब भी मैं संडे को प्रैक्टिस करता हूँ, और मतलब अपना किक्स, अपना जो भी स्ट्रेचिंग वगैरह के ऊपर पूरा ध्यान देता हूँ। तो मैं आज भी करता हूँ। मैं सुबह बराबर 6 बजे उठता हूँ, तो पहले फ्रेश होता हूँ, तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह मैं करता हूँ सुबह, फिर मेरा बेटी को स्कूल छोड़ता हूँ। उसके बाद में फिर अपना दिन भर मतलब कुछ ना कुछ लगे रहता है अपना घर के जो भी काम वगैरह। फिर शाम होते होते 4 बजे फिर अपना क्लास में मैं 6:30 बजे तक बिजी हो जाता हूँ, क्योंकि 6:30 के बाद में मेरे पास जो जॉब करने वाले लोग हैं तो वो भी आते हैं, क्योंकि उनका छुट्टी होता ही है 5 बजे के बाद में, जो गवर्नमेंट जॉब वाले जी, तो उनको तो 5-6 बजे के बाद ही आते हैं, तो उनका एक 7:30-8 बजे तक आपका क्लास लेता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। मतलब आपका काफी बिजी शेड्यूल रहता है। तो आप इतने सारे पेरेंट्स से मिलते हो, ऐसे पेरेंट्स ऐसा क्या करें जिससे कि बच्चे के अंदर किसी न किसी खेल को लेकर रुचि बढ़े? पेरेंट्स का मैडम ऐसा है, पेरेंट्स तो मतलब यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा कुछ करे लाइफ में, लेकिन क्या है कि बच्चों के सामने पेरेंट्स भी झुक जाते हैं कभी कभी। जैसा घर पे बच्चे फोन पे खेलते हैं तो बोलेंगे कि बच्चा फोन मत खेलो, लेकिन वो बच्चे सुनते नहीं आजकल, तो लगे रहते हैं। तो फिर उनका दिमाग में आता है कि कुछ खेल में डाले। तो जैसा स्टेडियम में आपका बैडमिंटन चलता है, टेनिस चलता है, कोई स्केटिंग में डाल देता है, ऐसा खेल में डालते हैं। तो कभी कभी कराटे क्लास में लेके आते हैं मेरे पास में कि मेरा बच्चा बिल्कुल बात नहीं सुनता है सर, आप थोड़ा देखिए। तो मैं ऐसा सिखाता हूँ, आप नहीं मानोगे। तो बच्चा जैसा मान लीजिए घर में अगर टाइम पे अगर खाना नहीं खाया तो पेरेंट्स सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि रुको मैं तुम्हारे मास्टर को फोन करता हूँ। अच्छा। वो मेरे नाम से ही मतलब वो अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब तुम फोन पूरा देखते रहो, मास्टर को बुलाते हैं। तो ये सब चीज सुन के मतलब बच्चे मतलब मुझसे डरते नहीं है, मतलब मेरा इज्जत करते हैं। हाँ। क्योंकि वो मुझे जहां तक लगता है कि जितना अपने माँ बाप के भी नहीं सुनते होंगे उतना मेरा सुनते हैं। अच्छा जी, क्योंकि आपने ऐसे डिसिप्लिन में रखा है डिसिप्लिन, क्योंकि मैं अपने मास्टर से वही चीज सीखा हूँ। जी बोलते हैं ना, माँ बाप और गुरु, इनका दर्जा कोई और ले नहीं सका जी। तो ये बहुत बड़ा चीज है जी। तो मैं भी अपना गुरु का आज भी इज्जत करता हूँ।
काफी साल हो गया उनको वहां से क्लास छोड़ के मुझे। तो लेकिन आज भी मैं देखता हूँ तो हमारा उसमें जो ओश जो वर्ड है, तो ओश बोलने से एक रेस्पेक्ट है जी। उनके सामने हम ऐसा सिर झुका के बोलते हैं ओश। हमने देखा है जी जी, खेल शुरू होने से पहले सम्मान दिया जाता है। जी जी, सम्मान देता है जी। तो ये हमारा उसमें बहुत जरूरी है। कराटे का सबसे बड़ा चीज है सम्मान। जी जी, ये सबसे पहला चीज आना चाहिए जी। और डिसिप्लिन में रहना चाहिए कि मतलब किससे कैसा बात करना। क्लास में जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरे जैसे बच्चे खड़े रहते हैं तो उनको क्या है, जब मैं यो चेरिट जो बोलता हूँ, जो एकदम अटेंशन में रहते हैं, अगर उनके नाक पे एक मक्खी भी बैठे तो भगाएंगे नहीं, ना कोई तरह का मूवमेंट रहेगा। बस अच्छा, जो चीज काम के लिए आए हैं वो चीज एकदम करके जाना है। हाँ, जब क्लास खत्म हो गया उसके बाद में अपने दोस्तों से आप बात करो, हंसो खेलो, मेरे को कोई नहीं आपत्ति, लेकिन अपना काम का टाइम पे बराबर करना है, बस ये चीज। जी, तो आपको क्या बच्चे जब कराटे सीखते हैं या सीख लेते हैं, बच्चों के अंदर आपको किसी तरह की कोई चेंजेस, या कहने का मतलब है कि जैसे कराटे का एक अलग महत्व है, कराटे के फायदों के बारे में जानना चाहेंगे। कराटे सीखने से मैडम बहुत तरह का फायदा होता है शरीर में। जी, सबसे पहला बात फिजिकल तो फिटनेस रहता ही है हमारा, और जो बंदा सही तरीके से सीखता है तो उसको, जैसा अभी मैं अपने बारे में बता देता हूँ। हाँ। मैं पहले बहुत बीमार रहता था। अच्छा जी, जब मेरा एज 10-11 उम्र था तो मेरी मम्मी मुझे मेडिकल लेके जाती रहती थी, जीपन हॉस्पिटल। तो मैं काफी टाइम में एडमिट रहता था, बीमार रहता था मैं। तो मेरा साल भर मेरा ऐसे ही चलते रहता, सर्दी खांसी बुखार। लेकिन जब मैं कराटे क्लास स्टार्ट करा, अपना सीखने का ट्रेनिंग स्टार्ट करा, तो वो टाइम से मैं बीमार बहुत कम होता हूँ। अच्छा। और मेडिकल का तरफ में ज्यादा नहीं जाता हूँ, तो ऑटोमेटिक मेरा जो स्वास्थ्य है वो अभी ठीक है। और जैसा अभी मेरे क्लास में अस्थमा पेशेंट के बच्चे भी आते हैं। अच्छा जी, तो एडमिशन के टाइम में पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा को थोड़ा है, हाँ। आप देख लीजिए। तो वो भी धीरे धीरे, मतलब ये तो नहीं बोलूंगा कि पूरा ठीक हुआ है, लेकिन क्या है कि कुछ हद तक मतलब उनका वो ठीक हो गया, कम हुआ है। अच्छा जी जी, जब वो वर्कआउट करते हैं, हार्ड वर्क एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक होता है। और हम जैसा आजकल जो एज लिमिट है जी, जो पहले के जो लोग थे वो 100 साल भी जीते थे, वैसा वर्क करते थे, काम करते थे जी। आजकल मैक्सिमम बंदा जो है 30 उम्र के बाद में, 30 एज के बाद में सोचता है कि हम बूढ़ा हो गया, उनका नी पेन, लेग दर्द, पूरा पेन होता है। कभी जैसा शुगर तो शायद ये सब तो हम अभी सुनते हैं, पहले तो इतना नहीं था जी जी। तो ये सब बीमारी से भी बचते हैं, ये सब बीमारी जल्दी अटैक होता नहीं है। कराटे मतलब आपका लाइफ टाइम है ये प्रैक्टिस। जैसा हम रोज सुबह उठ के हम वॉशरूम जाते हैं, अपना सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, ये रूटीन है। तो ये कराटे क्या है, एक रूटीन है, ये हमेशा करते रहना है। चाहे आप कराटे क्लास सीखने के बाद आपका कोर्स कंप्लीट भी हो जाए, आप घर पे भी रहो, लेकिन क्या इसका प्रैक्टिस करना है। जैसा हम योगा करते हैं, मतलब या कोई वॉकिंग, रनिंग, तो ये करने से क्या है, हमेशा फिट रहेगा बंदा और अलग दिखेगा। अच्छा जी, मतलब कुछ ना कुछ वर्कआउट के जरिए वो फिट रह सकता है। तो पंचर जी, चलते चलते एक महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहूंगी। जो बच्चे कराटे कर रहे हैं या किसी भी अदर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स में जुड़े हैं, खाने पीने में उन्हें सबसे ज्यादा किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? खाने पीने का तो ध्यान रखना ही चाहिए। पहला बात तो, जैसा अभी बच्चा घर में अपना क्लास से प्रैक्टिस करता है, उसके बाद में घर जाके ऑयली चीज खा लिया तो कोई फायदा नहीं होएगा फिर। अच्छा जी हाँ, तो खाने पीने का बोलने से जैसा आपका ब्लैक चना जो होता है, हाँ। चना, तो उसको रात को पानी में भिगाने से सुबह तक फूल जाता है। अच्छा। तो वो चना खाना चाहिए, वो स्ट्रेंथ देता है जी जी, एकदम। अच्छा। खाली पेट। उसके बाद में सुबह उठते साथ में सबसे पहले वॉशरूम जाने के बाद में गर्म पानी पीना चाहिए, वार्म वाटर। हाँ, गर्म पानी में हल्का सा नींबू का रस डालना चाहिए, ये सब डाल के पीना चाहिए। तो उसमें क्या है, बॉडी एकदम फिट रहेगा। फिर अपना कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, और खाने पीने में ध्यान तो रखना ही चाहिए। जैसा केला वगैरह है, अंडा है, दूध है, बादाम, काजू, किशमिश, ये सब खाना चाहिए, ये ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए। हाँ, और जैसा अंडमान पे ऐसा बोलते हैं ना, अंडमान पे जैसा गर्मी जाता है वेदर, हाँ। तो इसमें हम अगर खाना कमती भी खाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी ज्यादा पीना है। बिल्कुल। और आपका जैसा गाजर है, खीरा है, ये सब ज्यादा खाना चाहिए, ठंडा चीज। अच्छा। और फल फ्रूट के ऊपर में ज्यादा ध्यान देना है जी। हाँ, अगर जैसा हर बच्चे तो चलो उतना हर कोई तो नहीं खरीद सकता है, लेकिन क्या है, जैसा आपका चना है, ये तो कोई भी जगह मिल जाएगा, तो ये आपका लेके बच्चों को खाना चाहिए। और अपना मतलब मैं हर एक पेरेंट्स को, हर एक बच्चों को और हर एक लोग को बोलना चाहूंगा कि एज कोई मायने नहीं रखता। अगर आपको फिट रहना है, अगर शरीर स्वस्थ है,
तो आप काम कर सकते हो। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या है, आपको हमेशा मतलब कोई ना कोई चीज में जुड़े रहना है, चाहे आप सुबह उठ के आधा घंटा वॉकिंग ही कर लो। जी जी। तो पंचा बहादुर जी, आपने आज इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम। तो दर्शकों, खेल खिलाड़ी के अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए खिलाड़ी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खूब सारा पानी पीजिएगा, स्वस्थ रहिएगा। नमस्कार।